महत्वपूर्ण टॉपिकों पे, जिनमें हम आपको मुगल, मराठा और उसके साथ में भोपाल रियासत, उसी के साथ में सिंधिया, होलकर, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल बस एक ही काम करना है, सबसे पहले आपको चीज़ों को समझने पे फोकस करना है कि एक ही समय के इतिहास में कैसे अलग अलग वंश काम कर रहे हैं और उनकी आपस में किस तरीके की कनेक्टिविटी है। ऐसी कोई आपके नोट्स में नहीं होगी, तो कृपया नोट्स वोट्स सब बंद कर दें, आप बस बोर्ड देखें जो भी है। उसके बाद हम आपको जो भी पीडीएफ में होगा वो सब प्रोवाइड करा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस दौरान हम लोग मराठा भी पढ़ लेंगे क्योंकि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मराठों से ही मध्य प्रदेश में मराठा आते हैं, और मध्य प्रदेश में जब मराठा आते हैं तो निश्चित रूप से आपके सिंधिया और होलकर, पवार, ठीक है, ये सब लोग आपके किससे कनेक्ट होते हैं? मराठों से ही कनेक्ट होते हैं। और देखिए अभी संभाजी पे मूवी आई है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि करंट में अगर कोई चीजें चल रही होती हैं तो आगे भी पूछने की संभावनाएं उन पे बहुत ज्यादा बनती हैं। अब देखिए अगर आप अभी देखेंगे तो सर्च में औरंगजेब, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अकेले संभाजी सर्च में आए, औरंगजेब भी सर्च में आया। तो आप अगर अभी देखेंगे तो सबसे ज्यादा टीआरपी इन्हीं चीजों को मिल रही है, मतलब सीधी सी बात है कि ये सब चीजें चल रही हैं तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप समझिए कि भारत में मुगल डायनेस्टी जो स्थापित हुई वो किसके बाद स्थापित होती है? तो सल्तनत काल जो था उसका लास्ट वंश था लोधी वंश, और उसके भी अंतिम शासक कौन थे? कौन थे बेटा? इब्राहिम लोधी। तो आपको यहां ये ध्यान रखना होगा कि जो इब्राहिम लोधी थे, कौन थे? इब्राहिम लोधी, ये अंतिम शासक थे लोधी वंश के। ठीक, इनको इब्राहिम लोधी को किसने, बाबर ने हरा दिया पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इसके बाद इन्होंने मुगल वंश की स्थापना कर ली। किसकी स्थापना कर दी? मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद। फिर जो अगले मुगल शासक बनते हैं वो हुमायूं बनते हैं। 1530 से 40 तक का इनका टेन्योर था एक, और उसके बाद फिर बीच में यहाँ कौन से वंश, ठीक है, सूर्य या सूरी वंश आ जाता है। सूरी वंश का मतलब आप समझ लीजिए कि शेरशाह सूरी वाला। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने दो लगातार युद्धों में, एक था 1539 में बैटल ऑफ चौसा, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया और सूरी वंश यहाँ पे स्थापित हो गया। तो ये जो आप बीच में खाली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 1540 से लेके 55 तक का जो टाइम पीरियड है वो भारत में मुगल वंश में ही, अगर हम देखें मुगलों के बीच में शेरशाह सूरी और उनके वंशजों का टाइम पीरियड आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या देखते हैं कि 1555 में, मतलब हुमायूं बोलते हैं ना मैं फिर आऊंगा, तो हुमायूं जो है 15 साल भटकने के बाद फिर से आते हैं और सूरी वंश के, ठीक है, सिकंदर सूर और इब्राहिम सूर, इन्हें हराते हैं। तो याद रखिएगा इब्राहिम सूर को मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में, और सिकंदर सूर को किस युद्ध में, बताइए जल्दी से। 1555 में बेटा दो युद्ध हुए, बताएं जल्दी से। एक है मच्छीवाड़ा और एक कौन सा है? अरे सासे है, सिकंदर सूर है तो सरहिंद का, तो एक है सरहिंद और एक है मच्छीवाड़ा। देखो मच्छीवाड़ा में कौन, इब्राहिम सूर, लोधी नहीं है बे, तो इब्राहिम लोधी तो कहाँ चले गए हैं, पहले ही खत्म हो चुके हैं। और यहाँ कौन है सरहिंद में? सिकंदर सूर। तो इनको ये पराजित करते हैं, कौन पराजित कर रहे हैं बेटा? दोनों में ही हुमायूं। ठीक है, और फिर से इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की 1555 में, और 56 में जाके इनकी डेथ हो जाती है और किस्सा खत्म। मतलब एक साल के लिए 15 साल का संघर्ष। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब जैसे एक क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि हुमायूं के प्रमुख युद्धों का वर्णन कीजिए, तो हुमायूं के जीवन में चार जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, दो हुए शेरशाह सूरी से,
याद करो जल्दी से। 1539 चौसा, 1540 कन्नौज। तो चौसा और कन्नौज का युद्ध, और उसके बाद 1555 में मच्छीबाड़ा और सरहिंद का युद्ध। मच्छीबाड़ा में ये किसको हराएंगे? इब्राहिम सूर को। और सरहिंद के युद्ध में ये किसको हराएंगे? सासे सरहिंद, सासे सिकंदर सूर, इनको हराएंगे। और इस तरीके से ये अपना फिर से साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। इसके बाद अगले साल 1556 में शेर मंडल जो लाइब्रेरी थी दीने पनाह नगर की, उसकी सीढ़ियों से हुमायूं गिरते हैं और इनकी डेथ हो जाती। ठीक। हुमायूं के बाद इनके बेटे अकबर जो हैं वो शासक बनते हैं। 1556 से 1605 तक इनका टेन्योर रहता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं जो अकबर से संबंधित रही हैं। तो अकबर के 3 महत्वपूर्ण अभियान हैं जो आपके मध्य प्रदेश के इतिहास से कनेक्ट होते हैं। जल्दी से आप लोग बताएं मुझे। सीधा लास्ट बताएंगे, शुरू से शुरू करें। एक है सारंगपुर का युद्ध, जिसमें अकबर के सेनापति अधम खां जो है इस युद्ध में बाज बहादुर को पराजित कर देते हैं और वो भाग जाते हैं। एक है गोंडवाना अभियान, ठीक है, आसफ खान ने किया था अकबर की तरफ से रानी दुर्गावती के अगेंस्ट। और एक है आपका 1601 का अंतिम अभियान अकबर के जीवन का, असीरगढ़ का अभियान, मीरन बहादुर के विरुद्ध ये किया गया था। ठीक है, और यहीं से छावा मूवी शुरू होती है अगर आप देखें तो। ठीक है, कौन से जगह आक्रमण करते हैं? बुरहानपुर पर। ठीक है, जब बड़े खुश होते हैं कि अब शिवाजी मारे जा चुके हैं, अब कौन है जो हमें, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इनकी स्टोरी बदल जाती है। ठीक है, तो यहां से फिर अकबर, अकबर के 3 अभियान कौन कौन से हो गए जल्दी से बताओ। मालवा, मालवा में कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का। फिर गोंडवाना, और फिर असीरगढ़। ठीक है, तो इस तरीके की स्थितियां। इसके बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर और मध्य प्रदेश में कोई खास लेन देन नहीं है, सिर्फ बीर सिंह बुंदेला हैं ओरछा के, जो इनके अच्छे मित्र हुआ करते थे, बुंदेला शासक। और इन्होंने जहांगीर के लिए क्या बनवाया था? जहांगीर महल बनवाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन्हीं ने मतलब वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर ही किसकी हत्या कर दी थी? अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो इतना थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश से इनसे संबंधित है। इसके बाद शाहजहां आते हैं, और शाहजहां की पत्नी कौन है? मुमताज महल। तो ये जो मुमताज थी, इनकी डेथ कहाँ हुई? तो इनकी डेथ हुई थी बुरहानपुर में। और बाद में इनकी कब्र को यहां से निकलवाकर आगरा के ताजमहल में रख दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है वो है औरंगजेब। और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से 1707 तक है। और इसके समय में ही अब यहां से क्या शुरू हो जाएगा आपका? मराठा साम्राज्य। ठीक है, तो इसके साथ आपको मराठों को कनेक्ट करना है। देखिए, चूंकि बहुत सारी घटनाएं एक साथ कनेक्ट करा रहे हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा भी आपने चूक की तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन, या आपका बहुत बुरा मतलब रायता फैल जाएगा सीधे शब्दों। तो आराम आराम से सुनिएगा, कहीं लगे कि आप पीछे छूट रहे हैं या कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में नहीं, क्योंकि समझ लेंगे ना तो इतिहास आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो विश्वास मानिए, मराठे और मुगल लोगों के पल्ले आसानी से पड़ते नहीं है। और जब तीनों चारों चीजें एक साथ बिठानी हो तब तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ती हैं। तो फिर क्या होता है, कुछ भी लिख देते हैं बच्चे। तो मराठा एम्पायर की अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है कि औरंगजेब चूंकि काफी निर्दयी शासक था, और ये क्या करना चाहता था भारत में? तो भारत में ये किसको, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता। समझिएगा बात को, क्या करना चाह रहा है ये? दारुल हर्ब किसमें? दारुल हर्ब को किसमें? दारुल इस्लाम में। ठीक है, तो दारुल हर्ब का मतलब है नॉन इस्लामिक कंट्री कन्वर्ट इनटू इस्लामिक कंट्री। तो नॉन इस्लामिक कंट्री को ये इस्लामिक कंट्री में बदलना चाहता है। कौन बदलना चाहता है? औरंगजेब। अब निश्चित रूप से मराठे जो थे
ये हिंदवी स्वराज चाहते थे कि भाई हमारा स्वराज हो सुराज, मतलब स्वयं का शासन होना चाहिए। और इनकी जो लोकेशन थी दक्कन की, वो इस तरीके की लोकेशन थी कि आसानी से यहाँ कोई और हमला कर नहीं सकता था। इनके किले बहुत ऊंचे हुआ करते थे, चीजें बिल्कुल अलग थी। इन्होंने जैसे गोरिल्ला युद्ध पद्धति का शिवाजी महाराज ने यूज किया। तो अब इनने जब इन्होंने क्या किया, बेसिकली बोले तो कन्वर्जन, किसी भी धर्म के मूल्य, जब सबसे ज्यादा थे कौन, हिंदू, तो हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो इसका विरोध कहाँ शुरू हुआ, शिवाजी महाराज के द्वारा शुरू हुआ। इससे पहले अगर हम देखें तो इनके पिता थे शाहजी भोंसले और माता थी जीजाबाई। शाहजी भोंसले जो थे वो आदिल शाह के दरबार में हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं वो भी इसके विरोधी व्यक्ति थे औरंगजेब के, लेकिन वो उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आए। तो शिवाजी महाराज का जो लालन पालन किया वो किसने किया, इनकी माँ जीजाबाई ने किया था। तो इनकी जो माता जीजाबाई थी, इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है शिवाजी के ऊपर था। ठीक, यहां पर इनके एक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु थे, कौन थे, समर्थ गुरु रामदास। कौन थे, समर्थ गुरु रामदास। अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो आपको बहुत ही कम शहर ऐसे होंगे जहां गुरु रामदास जी की मूर्ति या इनसे संबंधित कोई चीजें आपको देखने, जैसे नासिक जाइए, त्र्यंबकेश्वर जाइए, तो आपको मिल जाएंगे ये समर्थ गुरु रामदास की जो मूर्तियां हैं वो हैं। बहुत प्रभावित है मराठी समर्थ गुरु रामदास से। तो ये कौन थे शिवाजी के, ये थे स्पिरिचुअल गुरु, एस जी लिख दें, यानी कि आध्यात्मिक गुरु थे। कैसे थे, आध्यात्मिक। जबकि एक थे इनके राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल, किसके, शिवाजी महाराज के। तो राजनीतिक गुरु कौन थे, दादा कौंडदेव। तो राजनीति और इनसे संबंधित शिक्षा जो दी थी वो दादा कौंडदेव ने इन्हें दी थी शिवाजी महाराज को। चूंकि ये बहुत आताताई थे तो इनके विरुद्ध तो फिर शिवाजी महाराज सारी नीतियों को अपनाएंगे। अगर उस समय देखें औरंगजेब के शासनकाल में जो सबसे बड़ी समस्या अगर कोई थे मुगलों की, वो थे मराठे, और सर्वाधिक शक्तिशाली भी थे, और एक लंबे समय तक ये बिल्कुल इनके अंडर में नहीं आए। ठीक है, तो शिवाजी महाराज ने कई सारी लूट की, जैसे सूरत को 2 बार लूटा। ठीक है, कोंढाना, अब देखिए फिर से मूवी आती है, कोंढाना का कहाँ है, कौन सी मूवी से संबंधित है ये, तान्हाजी। तो शिवाजी के ही एक सेना नायक हुआ करते थे तान्हाजी, जिन्होंने कोंढाना दुर्ग की रक्षा की थी और कोंढाना को जीता था। ठीक है, शिवाजी ने ही, फिर मुगलों ने जब किसी से शाइस्ता खां को हरा दिया, उसका अंगूठा काट लिया शिवाजी ने। लेकिन फिर जब औरंगजेब ने किसको भेजा, जयसिंह को भेजा। किसको भेजा, जयसिंह को। सवाई राजा जयसिंह को जब इन्होंने भेजा तो ये शिवाजी को अपने कंट्रोल में लेने में सफल हो गए, और मजबूरन शिवाजी को इनके साथ संधि करनी पड़ी। तो 1665 में, कब, 1665 में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये होती है शिवाजी और औरंगजेब। औरंगजेब की तरफ से कौन थे इसमें, जयसिंह थे। तो किन के बीच हुई पुरंदर की संधि, एक तो शिवाजी महाराज और दूसरी तरफ कौन थे, जय सिंह थे। और इस संधि के अंतर्गत इन्हें अपने लगभग 35 किलो में से 23 जो किले थे वो मुगलों को देने पड़ गए थे। फिर ये इनके आगरा दरबार में जाते हैं शिवाजी महाराज, और औरंगजेब तो चूंकि बहुत ही खूंखार था तो इसने उचित सम्मान नहीं दिया इन्हें, और उसके बाद ये एक टोकरी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो इन्हें, शिवाजी महाराज को कहाँ रखा गया था, आगरा में, तो आगरा के जयपुर भवन में। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि जयपुर भवन कहाँ है। तो देखो, पहली बात तो उस समय मुगल जो है ना मेनली कहाँ से रूल करते थे, आगरा से। ठीक है, तो आगरा के जयपुर भवन में इन्हें कैद या नजरबंद किया गया। यहाँ से टोकरी में बैठ के निकल जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है कहानी।
और इन्होंने धीरे धीरे करके 1674 तक जाकर अपने सारे किले मुगलों से वापस ले लिए। और 1674 में आप देखो, मजेदार बात यह है कि शिवाजी महाराज जो अपनी क्राउनिंग करवाते हैं, राज तिलक करवाते हैं, वो कब करवाते हैं? 1674 में। यानी अगर शासक के रूप में शिवाजी का टेन्योर देखेंगे तो कब से कब तक है? 1674 से 80 के बीच में। तो 1674 में ये पहले अपना राज तिलक करवाते हैं, लेकिन इनकी क्राउनिंग के बाद इनकी माँ कौन थी? जीजाबाई, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इन्होंने वैदिक विधि विधान से कराया था, तो फिर लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर इन्होंने दोबारा से अपनी क्राउनिंग कराई और अब इन्होंने तांत्रिक विधि विधान से अपनी क्राउनिंग या राज्याभिषेक करवाया था। अच्छा देखो, कट्टर शत्रु, इसने भी अपना 2 बार राज तिलक कराया, औरंगजेब ने। इसे बोलते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। और यहाँ शिवाजी महाराज ने भी अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था और फाइनली 1680 में मुगलों से लड़ते हुए कंसिस्टेंटली इन्होंने संघर्ष किया और 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। इतनी पिक्चर आप लोगों को क्लियर होगी, अभी कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ होने के बाद अब फिर से औरंगजेब शक्तिशाली हो गया, क्योंकि इनके सबसे कट्टर दुश्मन जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। अब इनके जो बेटे थे शिवाजी महाराज के, संभाजी, अब ये शासक बनते हैं 1680 में। ठीक, इनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे कवि कलश। मूवी देखी किसी ने? छावा नहीं देखी? देखिए, ठीक है, तो वही कवि। ठीक है, तो संभाजी के कौन? कवि कलश। ये जो पंडित जी थे कवि कलश, ये इनके बहुत अच्छे सलाहकार या एडवाइजर हुआ करते थे। किनके? संभाजी के। तो जब इन्होंने औरंगजेब को हराना शुरू किया, बुरहानपुर जीत लिया, अलग अलग क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया, तो इसके बाद औरंगजेब ने इन्हें धोखे से पकड़वा लिया। ठीक है, इन्हीं के साथियों को, इनके साथी क्या, बेसिकली इनके साले जो थे, वो भी चाहते थे कि हमें उचित सम्मान मिले। उचित सम्मान क्या मिले? बेसिकली संभाजी का राज्य मिल जाए। तो इसके चक्कर में औरंगजेब ने इन्हें पकड़वा लिया और इनकी हत्या करवा दी। संभाजी के बाद इनके जो भाई थे राजा राम, वो शासक बनते हैं। अच्छा, खून तो एक ही है, करेंगे तो मुगलों का विरोध ही। तो एक लंबे समय तक इन्होंने 1689 से 1700 तक इन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया और इनकी भी हत्या किसके द्वारा कर दी गई? औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई। अब संभाजी क्या, अगर आप देखेंगे, जब संभाजी को पकड़ा या मारा गया तो इनकी पत्नी और बच्चे को भी इन्होंने अपने पास रख लिया था, नजरबंद टाइप का। ऐसे मान लो कि उन्हीं के संरक्षण में ये बड़े हो रहे थे। कौन? शाहू जी। किसके बेटे हैं ये? संभाजी के। तो औरंगजेब के संरक्षण में रहे वो, अभी इनकी कहानी आगे आएगी। अब राजा राम जो थे, इन्होंने संघर्ष किया 1689 से 1700 तक और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। 1700 में जाके जब किसकी डेथ हो गई? राजा राम की डेथ हुई। तो इनकी पत्नी कौन थी? इनकी वाइफ थी कौन? ताराबाई। किसकी? राजा राम की। तो राजा राम की पत्नी ताराबाई जो थी, इन्होंने अपने बेटे शिवाजी सेकंड के नाम से इन्होंने इन्हें शासक बना दिया और खुद शासन करने लगी 1700 से 1707 तक। बड़ी बात यह थी कि ताराबाई भी कहीं से कहीं तक कम नहीं थी, इन्होंने भी मुगलों को खूब चकमा दिया और अपने राज्य को संरक्षित रखा, मराठा शक्ति को बनाए रखा। फिर क्या हुआ कि 1707 में किसकी डेथ हो गई? औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अच्छा, सबके लिए ये बहुत अच्छी बात थी। तो औरंगजेब की डेथ हो गई, मतलब मराठे फिर से और शक्तिशाली, क्योंकि यहाँ जो शक्तिशाली शासक था वो औरंगजेब था। इसकी डेथ हो गई। अच्छा, इसको बड़ा लगता था कि भाई मुझे भी शिवाजी जैसा कोई होता, संभाजी जैसा बेटा होता कोई हमारा शक्तिशाली। अब ये तो नमूने हैं इनके, सब नमूने, समझ रहे हैं ना? अल्लाह, इनमें वो दमखम नहीं है। और औरंगजेब सच में बहुत कट्टर था। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छा था,
दो तरीके के स्वरूप होते हैं ना, एक होते हैं आप सामाजिक और बाकी तरीके से। तो वो चूंकि कट्टर मुस्लिम था तो वो हिंदुओं के और बाकी धर्मों के लोगों के अगेंस्ट होता था, तो वो उस रूप में बहुत ही खूंखार और बेकार व्यक्ति था। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखोगे तो वो बहुत ही सही व्यक्ति था, टोपी सिलसिल के बेचारा अपने जीवन को चलाता था, ठीक है ना, टोपी बेच देता था, वही सिलता था, उन्हीं से जो पैसे आते थे उन्हीं का उपयोग करता था। तो ऐसे बहुत सारे काम उसके हैं, ठीक है। फिर जो इस्लामिक कानून है उनका वो बहुत अच्छे तरीके से पालन करता था, शराब वगैरह पे प्रतिबंध उसने लगवा दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उसकी व्यक्तिगत रूप से अच्छी थी। लेकिन चूंकि जिस देश पे आप शासन कर रहे हैं उस देश में एक मेजर पॉपुलेशन जहां हिंदू थी या दूसरे धर्म की थी और उन्हें आप प्रताड़ित कर रहे थे, मंदिरों को आपने तोड़ा, तो फिर निश्चित रूप से आप कैसे शासक माने जाएंगे? क्रूर शासक। जैसे अकबर और इसके बीच में यही सबसे बड़ा अंतर था। और औरंगजेब का जो बड़ा भाई था दारा शिको, वो लघु अकबर था, वो एकदम अलग था, मतलब दो भाई एकदम अलग। मतलब वो बहुत ही धार्मिक रूप से सहिष्णु था, किसी को परेशान नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं तो हम हिंदुओं का विनाश कर देंगे। तो उनके विचार जो थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब ऐसा कहा जाता है, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू पूछते हैं कि अगर दारा शिकोह मुगल बादशाह बनता तो भारत की स्थिति कैसी होती, तो निश्चित रूप से वो किन की नीतियों को आगे बढ़ाता? अगर दारा शिकोह होता तो अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाता। यहां तक क्लियर? तो अब औरंगजेब की डेथ हो गई। यहां क्या हो रहा है 1707 में, ये ताराबाई जो है वो शासन कर रही है शिवाजी सेकंड के नाम पे। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो इनका जो बेटा था, किसका? औरंगजेब का बेटा कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। तो इसने टाइटल लिया था, इसका नाम था बेसिकली मुअज्जम। कौन था, क्या नाम था इसका? मुअज्जम नाम था। इन्हीं को कहते हैं शाह ए बेखबर। ऐसे शाह हैं जो बिल्कुल बेखबर हैं जीवन से। यही थे शाह आलम फर्स्ट, आगे शाह आलम सेकंड भी आएंगे क्योंकि, ठीक है। तो ये क्या है? शाह आलम फर्स्ट, शाह बेखबर, मुअज्जम या बहादुर शाह फर्स्ट। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेटर मुगल पीरियड है, क्या है ये? लेटर मुगल या उत्तर मुगल पीरियड 1707 से शुरू होगा और 1857 रिवॉल्ट तक ये चलेगा, ठीक है। कहां से शुरू होगा? 1707 से शुरू होके 1857 तक आप कौन सा पीरियड देखेंगे? उत्तर मुगल पीरियड देखेंगे। अब उत्तर मुगल में जैसे ये पहले शासक आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन साहू जी को, किसके बेटे थे? संभाजी के, इन्हें रिलीज कर दिया। अब ये बड़े हो ही चुके, इन्हें छोड़ दिया तो ये किसके पास आएंगे? अपनी चाची जी के पास, क्योंकि चाची थी संभाजी के छोटे भाई थे राजा राम, और राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। अब ये तो अभी छोटे ही हैं, कौन? शिवाजी सेकंड। तो ये अपनी चाची जी से बोलेंगे हमारे पिताजी का साम्राज्य था, आप हमें दे दीजिए। चाची जी अब महारानी बन गई हैं तो नहीं देंगी, और नहीं देंगी तो इनके बीच में युद्ध होगा, क्योंकि साम्राज्य तो चाहिए। अच्छा, इसने अगर देखें तो इसने राजनीतिक कार्य किया है, अगर ढंग से देखो तो, क्योंकि इसे पता था हम मराठों से नहीं लड़ सकते, तो मराठों को लड़ा दो। तो इसने मराठों में फूट डालने के लिए इन्हें बड़े प्यार से छोड़ दिया और इनका हितैषी बन गया साहू जी का। अब इस पूरे घटनाक्रम में साहू जी का साथ दिया बालाजी विश्वनाथ ने। किसने साथ दिया? अच्छा ये तो है, चलो। तो ये जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने किसका साथ दिया? साहू जी का। किसके अगेंस्ट? ताराबाई के अगेंस्ट इनका साथ दिया। और इससे क्या हुआ कि जो साहू जी थे, इनके और ताराबाई के बीच में खेड का युद्ध होता है 1707 में, तभी बनेंगे शासक। तो खेड के युद्ध में साहू जी किन को हरा देते हैं? अभी हम मराठों को डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी आप बस समझ लो कि घटनाएं चल कैसी रही हैं। तो साहू जी को किसने हरा, साहू जी ने किसको हरा दिया? ताराबाई को हरा दिया। किसके सहयोग से? बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से। यानी बालाजी विश्वनाथ की तो अब महत्व बढ़ेगा। तो इसी के चलते बालाजी विश्वनाथ जो है आगे चल के 1713 में साहू जी के टाइम पीरियड में क्या बन जाएंगे? पेशवा बन जाएंगे, और यहां से पेशवा शक्तिशाली होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो अब साहू जी का टेन्योर चल रहा है 1707 से 1749 तक, और यहां अलग अलग पेशवा आना शुरू होंगे। तो पहले पेशवा कौन बने? फर्स्ट पेशवा
बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद पेशवा कौन बने? बाजीराव फर्स्ट। इतने में अगर आपको फोटो लेना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके साथ कनेक्ट कराई हैं, मैं जैसे ही करूंगा तो हट जाएंगी सारी, तो आप चाहो तो इसका एक पिक ले लो और जो भी एक लेके ग्रुप पे शेयर कर देना, काम खत्म हो जाएगा आपका। बाकी लोगों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी लेना है तो आपकी श्रद्धा भक्ति है, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है ना, किसी का फोटो किसी को पसंद नहीं आता है कि भाई हम अपने तरीके से पिक्चर लेंगे। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहां तक की पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं है? मुगल, उत्तर मुगल, मराठा और पेशवा, ये चार घटनाक्रम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या? एक मुगल पीरियड, मुगल पीरियड अब कहां से शुरू हो रहा है अगर हम देखें तो? कब तक चल रहा है ये? तो ये तो हैं आपके कौन से वाले मुगल? मेन मुगल या मुख्य मुगल। ठीक है। और उसके बाद 1707 से लेके 1857 तक चलेंगे उत्तर मुगल। तो यानी कि पूरा मुगल काल अगर हम देखें तो 1526 से लेके 1857 तक का है, और 1857 की क्रांति में। और अच्छी बात ये याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तर मुगल कहाँ से शुरू हो रहे हैं? बहादुर शाह फर्स्ट से शुरू हो रहे हैं और बहादुर शाह सेकंड पे खत्म हो जाएंगे। तो बहादुर से शुरू और बहादुर पे ही खत्म। तो बहादुर शाह फर्स्ट जो मुगल बादशाह थे वो थे कौन? मुअज्जम, इन्हीं को शाह आलम फर्स्ट, इन्हीं को साहिब खबर कहते थे। और इनने क्या किया? अपने एक दुश्मन को तो आपस में रिलीज करके किस्सा खत्म करा दिया इनका। अब निश्चित रूप से इनका और साहू जी का युद्ध नहीं होगा। क्यों होगा? बोले हमें तो आपने छोड़ा था। दूसरा इसने क्या किया था, एक और शक्ति थी सिख। सिखों के कितने गुरु हुए हैं? अरे कुछ तो बोल दो। 10 गुरु हैं। चलो इसी बात पे आप लोग नाम बताओ कौन कौन से थे। सिख जो है वो सिखिज्म या सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा मानी जाती है। और अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। उससे पहले अगर हम देखें तो कौन से सिख गुरु थे जिनकी हत्या औरंगजेब ने करा दी थी? नहीं। बिल्कुल गुरु, तो गुरु तेग बहादुर, तेज बहादुर नहीं करना। अच्छा आप लोग एक और बढ़िया बात, अच्छा राग ने बोला तो हो सकता है और ने गलत नहीं बोला होगा। एक है तेग बहादुर, ठीक है, और एक है तेज बहादुर। कौन कौन है ये? अच्छा पहले तो सिख गुरु कौन से हैं? तेज बहादुर या तेग बहादुर? ये कौन से नंबर के हैं? पांचवे नहीं है। ठीक है, पांचवे तो अर्जुन देव है। अच्छा मिक्स ऐसी ही होती हैं चीजें। तो ये गुरु तेग बहादुर जो है इनकी हत्या किसने कराई? इनकी हत्या कराई थी औरंगजेब ने। ठीक है। और ये जो है तेज बहादुर, ये सप्रू जी हैं। कौन है? तेज बहादुर सप्रू, तेग बहादुर नहीं। ठीक है। और तेज बहादुर सप्रू वो व्यक्ति हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित कमेटी के अध्यक्ष भी यही थे। इस बार का क्वेश्चन जो था, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। तो ये तेज बहादुर हैं, ये तेग बहादुर हैं। अब हो क्या रहा है देखो समझना। सिख जो हैं वो अपने धर्म को बड़ी तल्लीनता से मानने वाले संप्रदाय हैं या धर्म है। अब जब आप कहोगे कि आप क्या स्वीकार कर लो, इस्लाम को स्वीकार कर लो, तो स्वाभाविक है कि ये तो बिल्कुल स्वीकार करने से रहे। तो इसी के चलते औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। और अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है। और अगर भूल भाल जाओ तो देखो ऐसे याद रखना, अर्जुन में 3 अक्षर है और देव में 2, तो कितने हो गए? 5। इसलिए अर्जुन देव कौन से? देखो सब जानते हैं गुरु नानक देव, इसमें कोई नहीं भूलेगा कि पहले थे।
नानक पहले थे, फिर दूसरे दूसरे गुरु कौन थे? सुने हैं किसी ने या नहीं सुने? सुने, सोच लो, तब तक हम आपको मौका देंगे। अब यहाँ पर जो सिख है, पूरा सिख साम्राज्य जो है, तो सिख किससे लगातार मुगलों से लड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा लड़ने का कारण कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने क्या किया, इनको बहुत समस्याएं हुई, फिर आ गए गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, और अंतिम गुरु। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई, तो इनके जो प्रतिनिधि बनते हैं सिखों के, वो थे बंदा बहादुर। तो इसने फिर चंटताई दिखाई, बोले हम नहीं लड़ेंगे तुमसे। तो बंदा बहादुर से इसने अच्छे संबंध बना लिए। किस बहादुर ने? बहादुर शाह फर्स्ट ने। तो मतलब इसने दो बड़ी सत्ताओं को क्या किया, बिना झगड़े के अलग हो गया। ये किनसे? एक सिखों से हम नहीं लड़ेंगे साहब, तो इसने बढ़िया नीति अपनाई, और दूसरे मराठों को तो आपस में ही उलझने के लिए छोड़ दिया। तो इसने थोड़ी सी समझदारीपूर्ण नीति अपनाई, और ये धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा असहिष्णु भी नहीं था, इंटॉलरेंस पॉलिसी नहीं थी इसकी। तो ये पूरी कहानी यहाँ तक हो जाती है। साहू जी आ जाते हैं। साहू जी के समय से अब पेशवा धीरे धीरे शक्तिशाली होना शुरू होंगे। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ आ जाएंगे पहले पेशवा, और इनके बेटे थे बाजीराव फर्स्ट। अब यहां से मराठा फिर से दूसरे तरीके से शक्तिशाली शुरू होंगे, और पेशवाओं के संरक्षण में ये शक्तियां जो है वो शुरू होंगी। और ये जो बाजीराव फर्स्ट थे, ये सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा थे, और अपने जीवन पर्यंत ये किसी प्रकार का युद्ध नहीं हारे थे। अब ये आपके मध्य प्रदेश से कनेक्ट होंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मालवा क्षेत्र जीत लिया, और मालवा क्षेत्र को जीतने में किसने सहयोग किया? राणोजी सिंधिया ने। और होलकर वंश के संस्थापक कौन? मल्हार राव होलकर ने। तो आगे चल के कौन? बाजीराव फर्स्ट 1732 में मालवा को क्या करेंगे, 5 भागों में विभाजित कर देंगे। उनमें से एक भाग किसको मिलेगा? मल्हार राव होलकर को मिलेगा, और ये होगा होलकर वंश, इंदौर से संबंधित। और एक पार्ट जो है वो किसको मिलेगा? सिंधिया को मिलेगा। ये कौन सा होगा? सिंधिया डायनेस्टी। शुरू में ये उज्जैन थी इनकी राजधानी, और राणोजी सिंधिया को मिलेगा। और बाकी पवार और बाकी लोग होते हैं, तो वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, तो आपको उनसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंधिया और होलकर ध्यान रखने हैं। तो किनके समय में हो रही है ये घटनाक्रम? बाजीराव फर्स्ट के समय में। अब यही बाजीराव फर्स्ट हैं जो भोपाल का युद्ध करते हैं आगे चल के 1737 में। और इस युद्ध में भी इनका सहयोग कौन करेंगे? मल्हार राव होलकर करते हैं। ठीक है, तो 1737 में भोपाल का युद्ध होता है, और भोपाल के युद्ध में बाजीराव फर्स्ट ने किसको पराजित किया? हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। और उसके बाद दुरई सराय की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ दुरई सराय। और दुरई सराय की संधि के बाद इन्हें कौन सी नदियों के बीच, नर्मदा और चंबल नदी के बीच का जो पूरा क्षेत्र था वो इनको प्राप्त हो जाता है। किनको? बाजीराव फर्स्ट को। इन्हीं बाजीराव फर्स्ट ने, अगर आप इन्हें बुंदेला डायनेस्टी से कनेक्ट करें, तो कौन से महाराज छत्रसाल की इन्होंने मदद की मुगलों के अगेंस्ट, और उस युद्ध को इन्होंने जीता था। तो इन्हें बुंदेलखंड वाला क्षेत्र भी इन्हें अपना पुत्र भी मान लिया था महाराजा छत्रसाल ने। किसको? बाजीराव फर्स्ट को। तो अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी हो, तो इसी दौरान जब मस्तानी इन्हें बुलाने जाती हैं, तो ये आते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से। तो बाजीराव मस्तानी वाले जो हैं बाजीराव फर्स्ट ही हैं, और अपने जीवन में ये कोई भी युद्ध नहीं हारते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म भी यही हुआ और इनकी मृत्यु भी यहीं पर होती है। तो इस तरीके की स्थितियां थी बाजीराव फर्स्ट की। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके नीचे जाना है तो कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, बस यही है कि लिख दूं मैं। चलो ठीक है, अब तो पर्याप्त हो गया। अब आप आगे देखेंगे तो पेशवा कौन आएंगे बाजीराव फर्स्ट के बाद? दोनों को जोड़ दो आप, बालाजी बाजीराव।
तो बालाजी और बाजीराव, तो ये तीसरे जो पेशवा बने वो 1740 से 61 के बीच में कौन बनते हैं? बालाजी बाजीराव बनते हैं। अब मुझे बताइए कि इस समय मराठा शासक कौन है? अरे अभी भी साहू जी हैं यार, सामने तो लिखा है 1707 से 49 तक हैं। तो कौन है? साहू जी का ही समय है, मतलब 49 तक तो साहू जी रहेंगे, उसके बाद चीजें बदल जाएंगी। तो बालाजी बाजीराव जो थे, अब ये एक्चुअली मराठा जो छत्रपति थे उनकी जगह पूरी छत्रो छाया किनके पास आ गई? बालाजी बाजीराव के पास आ गई। लेकिन इनके जीवन की एक सबसे ज्यादा दुखद घटना होती है पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या था बालाजी बाजीराव के समय बेटा, समझना अच्छे से। बालाजी बाजीराव के एक चचेरे भाई थे मराठा, कौन? सदाशिवराव। और इनके जो बेटे थे वो कौन थे? विश्वास राव। देखो ध्यान रखना, सीवी लिख दूं, कजिन ब्रदर, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें तो इनके बेटे कौन है? विश्वास राव हैं। इनकी नीतियां खराब थी सदाशिव राव की। सदाशिव राव की जो पॉलिसीज थी, इनने अहमद शाह अब्दाली को, बोलते हैं ना, उंगली कर दी, टोंच दिया उसको, और वो बहुत खतरनाक था अहमद शाह अब्दाली। तो इनकी नीतियों के चलते जब इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को छेड़ा तो उसने इनके अगेंस्ट भारत पर आक्रमण कर दिया। और यही आक्रमण कब कब हुआ? पानीपत थर्ड 14 जैन 1761 को पानीपत थर्ड होता है। इनकी नीतियां किनकी? इनकी नीतियां। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन थे? रियल लीडरशिप, ठीक है। तो रियल लीडरशिप किसके पास थी? सदाशिव राव के। और लीडर थे कौन? क्योंकि ये पेशवा के बेटे थे तो ये नेतृत्वकर्ता थे, तो लीडरशिप विश्वास राव के पास थी। लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन थे? सदाशिव राव। सदाशिव राव की नीतियां थोड़ी गड़बड़ थी। इवन अवध के जो नवाब थे इन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली को ही सपोर्ट किया। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को हटा दिया, तो उसके चलते वो लोग भी इनसे नाराज थे। और फाइनली इस युद्ध में, अब देखो मजेदार बात, कि इनके साथ बालाजी विश्व जो बाजीराव थे, इनके सदाशिव राव से किसका झगड़ा हो गया? होलकर। होलकर कौन? मल्हार राव होलकर। तो ये भी चल दिए, होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा पहले तो मुझे बताओ, मल्हार राव होलकर का टेन्योर कब तक है? पक्का? ठीक। तो मल्हार राव होलकर जो थे, इनने भी इनका साथ छोड़ दिया और ये युद्ध से वापस आ गए। सही बोले तो होलकर बच गए। ठीक। दूसरी तरफ कौन थे? सिंधिया। सिंधिया में कौन? 1761 में कौन है सिंधिया? राणोजी सिंधिया तो शुरू में है। महत्वपूर्ण सिंधिया दौलत राव सिंधिया बहुत बाद में है। दौलत राव सिंधिया का टेन्योर क्या है, चलो बताओ? वो तो 1794, युद्ध तो 61 में हो रहा है, अभी तो पैदा भी नहीं हुए दौलत राव सिंधिया। महादजी सिंधिया। तो महादजी सिंधिया से भी इनकी पंगेबाजी हो गई, तो वो भी एक तरफ निकल लिए, तो वो भी बच गए। ठीक है। और कौन बच गए? मल्हार राव होलकर। तो ये अपने अपने वंश को शक्तिशाली करने में लग गए। अब यहाँ अहमद शाह अब्दाली जो था वो बहुत खतरनाक था, और इन्होंने इस तरीके की चीजें सोची नहीं थी। इनको लगता था कि ये बहुत ज्यादा होशियार हैं, और जब आक्रमण हुआ तो इनका किसी ने हाथ तक नहीं दिया। जैसे अवध के जो नवाब थे, इनका साथ किसने दिया? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो रसद पहुंचना है, खाना पहुंचना है, हथियार पहुंचना है। मराठा सैनिक भूखे थे उस समय, क्योंकि इनके पास खाना तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा था। क्योंकि जब ये युद्ध कर रहे थे पानीपत के मैदान में, तो आसपास के राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया था। और फाइनली इस युद्ध को मराठा जो है वो हार जाते हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र के हर घर से किसी ना किसी सैनिक की डेथ होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सैनिक अवध के भाग लिए थे। तो इस तरीके से क्या होता है कहानी, ये युद्ध हार जाते हैं और इनके बेटे और इनके भाई दोनों की हत्या कर दी जाती है, मतलब युद्ध में मारे जाते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को काशीराज पंडित ने जब इन्हें सुनाया था बालाजी बाजीराव को, तो ये सुन के ही ये सदमे में आ गए थे और इनकी 1761 में ही तो डेथ हो रही है, तो इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि यहां मराठा पूरे तरीके से तहस नहस हो गए। अब इसी चीज का, अब ये तो कमजोर मुगल, मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया। अब यहां पर कौन शक्तिशाली होना शुरू होंगे? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ये कहते हैं कि हमने एक बड़ी शक्ति को बिना लड़े ही जीत लिया, क्योंकि मराठों से इन्हें लड़ना नहीं पड़ा और मराठे कमजोर हो ही चुके थे। और अंग्रेजों ने इससे पहले, अगर आप 1761 की बात करें तो 1761 में क्या हो रहा था इससे पहले? 1760 में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, बताइए भाई, बॉन्डीवॉर्स का। तो बॉन्डीवॉर्स के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? तो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को, फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया। ठीक है, किसने? तो जो ब्रिटिश सेना नायक थे, कौन? आयरकूट। और यहाँ फ्रेंच की तरफ से थे काउंट डी लैली। तो ऐसा समझ लो आयरकूट ने काउंट डी लैली को कूट डाला और इनको वॉश करके, यानी फ्रांसीसी हार गए यहाँ इनसे। इससे पहले अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी में बंगाल के नवाब को हरा दिया, सिराजुद्दौला को। 1760 में फ्रांसीसियों को हरा दिया। 61 में मराठे अहमद शाह अब्दाली के कारण हार गए। तो यानी कि अब आप देखोगे, और मुगल ऑलरेडी कमजोर हैं। फिर 1764 जब आता है, क्या आता है? 1764। तो ये बक्सर का युद्ध जो होता है उसमें ये मुगल बादशाह को भी हरा देते हैं। यानी कि 1764 में जाके अंग्रेजों की जो सत्ता है वो काफी हद तक प्रभावशाली हो जाती है। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है? अब बालाजी बाजीराव के बाद में पेशवा कौन बनते हैं? माधवराव। 61 से 72 तक। माधव, माधव ही तो नारायण है, तो नारायण राव 72 से 73। और फिर दोनों को मिला दो, माधव नारायण राव 73 से 95। और उसके बाद जो बनते हैं 1795 से 1818 तक, वो बनते हैं बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड जो है वो बनते हैं 1795 से 1818 तक। अब यहाँ हो क्या रहा था कि मराठों में भी एक थे राघोबा या रघुनाथ राव, ये चाचा जी थे इनके। ये चाहते थे कि भाई हमें शासक बना दो, मराठा पेशवा बना दो। तो इन्होंने अपने भतीजों की भी हत्या कराना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर एक मराठा मैकियावेली आते हैं, मराठों के कूटनीतिज्ञ जो थे वो नाना फडणवीस थे। तो नाना फडणवीस ने एक 12 भाई परिषद बनाई और क्या किया कि इनको, किनको, चाचा जी कौन थे? राघोबा साहब। तो रघुनाथ राव को उन्होंने एक तरफ कर दिया। तो रघुनाथ राव क्या करेंगे बेटा? अब यहाँ समझना, यहाँ पे चल रही है ये कहानी माधव नारायण राव पे। ये तो बचूड़ा है, मतलब बच्चे को राजा बना दिया, पेशवा बना दिया। तो इस समय बेटा जो रघुनाथ राव हैं, कौन से राव? रघुनाथ राव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राघोबा कहते हैं। जब इन्हें पेशवा नहीं बनाया और इनकी नहीं चल पाई, तो इनने क्या किया? ये किस, अब देखो जब भी कोई नहीं चलता था तो लोग किसके पास जाते थे? दूसरी शक्ति कौन है महत्वपूर्ण? ब्रिटिशर। तो ये ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गए, बोले हम आपको ये राज्य का ये हिस्सा देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। और इसके चलते इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। कौन सी संधि? सूरत की संधि। तो इन्होंने कहा था हम सैलसेट और वैसीन का क्षेत्र आपको दे देंगे और आप हमारी मदद करो। तो ये संधि जो थी वो 1775 में थी। और इसी सूरत की संधि से अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएंगे। और ये जो होगा पहला युद्ध, कौन सा होगा? तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1775 में और 82 तक चलेगा।
जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो पहला आंग्लो मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद इस युद्ध के एंड में जाके सालवाई की संधि होगी। कौन सी संधि? सालवाई की संधि। कब हुई? 1782 में। क्योंकि देखो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चल रहा है? तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध चल कब से कब तक रहा है? 1775 से 82 के बीच में चल रहा है। यानी कि मराठों के सारे लोग इसमें भाग लेंगे, यानी यहाँ सिंधिया भी भाग लेंगे, होलकर भी भाग लेंगे। तो यहीं पे अगर आपको बताऊं मैं, तो 1782 में जो संधि हुई वो कौन सी थी? सालवाई की संधि। और सालवाई की संधि में सिंधिया कौन थे? महादजी सिंधिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अंग्रेज थे एक तरफ और दूसरी तरफ कौन थे? महादजी सिंधिया थे। सालवाई की संधि थी ये। और इस सालवाई की संधि से जाकर क्या होगा? पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाएगा। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध में ये था कि अब हम नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र हम आपस में वापस कर देंगे। और इसके बाद 20 साल तक अंग्रेज और मराठा नहीं लड़ते हैं। 1782 से 1802 तक ना अंग्रेज और मराठा आपस में नहीं उलझे। तो ये चलते रहे। ठीक है, कहाँ पहुंचे? 1795 तक तो नारायण राव थे। फिर क्या होता है बेटा कि जो मराठा सरदार मराठा थे, कौन? मराठा मैकियावेली कौन थे? नाना फड़नवीस। इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, कोई एक अगर हो ना जो मतलब अच्छा शक्तिशाली व्यक्ति हो, जो सबको थोड़ा कंट्रोल में रख सके, संभाल सके, तो ऐसी स्थिति में लड़ते नहीं है। और जैसे ही इनकी डेथ हुई तो फिर से मराठों का क्या हुआ? ये लड़ना शुरू कर दिए। अब लड़ना शुरू कर दिए का मतलब आपस में इनमें प्रतिद्वंदता शुरू हो गई। और इसी प्रतिद्वंदता को 1802 में आप देखेंगे। एक मिनट। तो क्या देखेंगे हम कि 1802 का जब टाइम पीरियड आएगा, इस 1802 में, ठीक है, किनके बीच झगड़ा हो जाएगा? यशवंतराव होलकर और बाजीराव सेकेंड। और सिंधिया कौन कौन होंगे 1802 में? दौलत राव सिंधिया। तो इन लोगों के बीच में बेटा क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है। बेसिकली पूना की लड़ाई भी कहलाती है ये। किनके बीच की बात कर रहे हैं हम? यशवंत राव होलकर और बाजीराव सेकेंड और दौलत राव सिंधिया। तो इन दोनों ने, मतलब बाजीराव सेकेंड के साथ में कौन थे? दौलत राव सिंधिया थे। और इनका युद्ध किससे होता है? अगेंस्ट में कौन है? यशवंत राव होलकर। तो इनसे जब इनका युद्ध होता है तो यशवंत राव होलकर इन्हें हरा देते हैं, दोनों को, बाजीराव सेकेंड और दौलत राव को। और जब ये इन्हें हराते हैं तो ये नया पेशवा घोषित कर देते हैं। अब ऐसे में पेशवा को लगता है यार हमारी शक्ति चली गई, क्योंकि शक्तिशाली तो पेशवा ही थे। तो अब अच्छा, जो भी हारते हैं वो जाते कहाँ हैं? शक्ति कौन है? तो शक्ति तो हमेशा पूरे टाइम पीरियड में अब कौन है? 1760 के बाद अगर आप देखोगे तो शक्तिशाली सबसे ज्यादा कौन? अंग्रेज। तो ये भागे भागे अंग्रेजों के पास गए। और बाजीराव फर्स्ट, वहां से बाजीराव ब्रिटिशर्स के पास गए। बाजीराव किसके पास गए? ब्रिटिशर्स के पास गए और बोले हमारे बस की नहीं है अब। तो बस की नहीं है यानी इनने किस क्या संधि की? तो इन्होंने की ट्रीटी ऑफ बसीन। तो इन्होंने बसीन की संधि की 1802 में। किसने? बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिशर्स से बसीन की संधि की। और इसमें एक तरीके से ये सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि थी। और इसके माध्यम से इनने क्या कहा? अब
इनको समझना, किनको, बाकी यशवंतराव होलकर, दौलतराव सिंधिया, भोंसले, इनको लगेगा कि यार अगर पेशवा अंग्रेजों के अंडर में आ गए, ठीक है, तो हम तो सब इन्हीं के अंडर में हैं, तो यानी हमारे राज्य भी किसके अंडर में आ जाएंगे, अंग्रेजों के अंडर में आ जाएंगे। तो फिर ये लोग बसीन की संधि के विरोध में क्या करेंगे, यशवंतराव होलकर, दौलतराव सिंधिया, भोंसले, ये अंग्रेजों से युद्ध करेंगे, और अंग्रेजों से युद्ध करेंगे तो ये फिर हारेंगे, ठीक है, और हारने के बाद ये सब संधि करेंगे। तो इस बसीन की संधि के बाद में क्या शुरू होता है, 1803 से 5 के बीच में, 5 है ये, ठीक है, 3 से 5 के बीच में क्या, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। अब सीधी बात की, ये किससे शुरू हुआ, तो इसका कारण हो गया बसीन की संधि। यहाँ रघुनाथ राव ने लड़ाई कराना शुरू की थी सूरत की संधि के चक्कर में, यहाँ बसीन की संधि कौन कर रहे हैं, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में हो रही है। और इसी संधि के बाद में क्या शुरू हो जाएगा, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होगा। और इस द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में अब क्या स्थिति होगी कि पहले भोंसले आएंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, और हारने के बाद होता क्या है, संधि करेंगे। तो ये देवगांव की संधि कर लेंगे भोंसले 1803 में। फिर सिंधिया जी को भी लगेगा हम भी लड़ेंगे, लड़ेंगे तो हारेंगे, और हारेंगे तो संधि करेंगे। तो सिंधिया ने क्या की, सुरजी अर्जन गांव की संधि। तो दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि होती है, सुरजी अर्जन गांव की संधि। कब होती है, 1803 में, ठीक है, तो 1803 में होती है, 31 दिसंबर है। फिर इसके बाद अब कौन बचे, होलकर साहब। अब बोले हम भी तो लड़ेंगे, तो ये भी लड़े, और एट द एंड ये भी हारे, और हारेंगे तो ये भी संधि करेंगे। तो यशवंतराव होलकर ने कौन सी संधि की, 1805 में राजपुर घाट की संधि की। और राजपुर घाट की संधि से ही ये जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था ये समाप्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ में आ रही है बात। अब फिर इसके बाद जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ तो फिर वही होता है, एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दो, लंबे समय तक अब नहीं लड़ेंगे हम। तो 1805 के बाद 1817 तक फिर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब इस दौरान मराठे फिर थोड़े थोड़े शक्तिशाली होना शुरू हुए, होलकर, सिंधिया, भोंसले, ठीक है, बाजीराव सेकंड। तो अब इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को मराठों से सबसे ज्यादा तकलीफ थी पिंडारियों से। किनसे, पिंडारी। तो पिंडारी जो होते थे ये कैसे लड़ाकू सैनिक होते थे मराठों के, और किसी भी क्षेत्र को जाके लूट लेते थे। अगर आप नई चौथ दोगे, सरदेश मुखी चौथ नहीं दोगे तो हम आपको लूट लेंगे। तो इनसे क्या था कि अब लॉर्ड हेस्टिंग को लगा, ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था, कि नहीं यार पिंडारियों का दमन करना जरूरी है। तो 1817 में ये पिंडारियों के दमन करने के लिए क्या करता है, ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया से संधि करता है 1817 में, और ये होती है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर की संधि। और ग्वालियर की संधि के माध्यम से ये बोलते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, बोले हाँ ठीक है करेंगे। आप अपने 5000 सैनिक दो, मतलब आप अपनी ही सैनिकों को दे रहे हो अपने ही दूसरे सैनिकों से लड़ने के लिए, लेकिन संधि हो चुकी है। तो अंग्रेजों ने इस तरीके की संधि की कि मराठा जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ग्वालियर के सिंधिया के सैनिकों ने, और पिंडारियों का दमन कर दिया। अब वारंट जो लॉर्ड हेस्टिंग था वो बहुत ही खतरनाक था। तो अब इन्हें लगा कि नहीं नहीं यार गड़बड़ हो गई ये तो अब चूंकि ये तो बाजी हार चुके थे, हार चुके मतलब संधि कर चुके थे, तो अब बचते कौन है सिंधिया के अलावा, होलकर, भोंसले और पेशवा साहब। तो ये भी एक एक करके लड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, और लड़ेंगे तो फिर ये हारेंगे, और हारने के बाद एट द एंड अब बचते दो ही लोग हैं, एक बाजीराव सेकंड और एक कौन, होलकर। होलकर कौन थे यहाँ, मल्हार राव होलकर सेकंड। तो ये जो होलकर हैं ये संधि करेंगे मंदसौर की,
अंग्रेजों के साथ, और इस तरीके से तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इनका समाप्त हो जाएगा। और जो बाजीराव सेकंड हैं, पेशवा हैं, पेशवा पूना से शासन करते थे, तो ये पूना की संधि करेंगे और ये बोलेंगे कि ये लो भैया, पेशवा का पद हमें नहीं चाहिए। तो फाइनली 1818 में ये बाजीराव सेकंड अपना पेशवा का पद त्याग देते हैं और अब पेशवा किसके अंडर में आ गए? पूरे तरीके से अंग्रेजों के अंडर में आ जाते हैं। पेशवा कोई नहीं रहेगा। अब सिर्फ नाम मात्र के जो पेशवा होंगे, इनके दत्तक पुत्र कौन? नाना साहेब। तो नाना साहब जो हैं, इन्हें पेंशन मिल जाएगी, इन्हें विठूर भेज देंगे। और बाद में 1857 में जब जाके 1857 में अंग्रेज इनकी पेंशन बंद करेंगे नाना साहब की, तो उसके विरोध में वो क्या करेंगे? कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करेंगे और नाना साहब के साथ तात्या टोपे होंगे। तो ये पूरी कहानी है जो आपको याद रखनी है। किससे संबंधित? ये मराठों से संबंधित कहानी है। इन्हीं में मैंने आपको कुछ कुछ चीजें जो मध्य प्रदेश की थी, जैसे क्या मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ आया बताओ जरा, कहाँ आया एमपी मराठों में? सबसे पहले इन्होंने, पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया? मालवा जीता, भोपाल का युद्ध जीता। मालवा जीतने के बाद मालवा को मराठों में जो अलग अलग शाखाएं थी उनमें बांट दिया। ठीक है, फिर आपके कौन बन जाएंगे यहाँ पर संस्थापक? होलकर के, मल्हार राव होलकर बन जाएंगे। सिंधिया के राणोजी सिंधिया बन जाएंगे और ये अपने अपने वंश को शक्तिशाली बनाने के लिए काम करेंगे। फिर आगे जाके क्या होगा कि रघुनाथ राव चाचा जी आ जाएंगे माधव नारायण राव के, और ये क्या बनना चाहेंगे? ये पेशवा बनना चाहेंगे। और जब ये पेशवा बनना चाहेंगे तो ये अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि करेंगे, और सूरत की संधि होगी तो इससे आपका पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा। और आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होगा तो फिर ये कहानी बदलेगी। इस युद्ध की समाप्ति सालवाई की संधि पे होगी 1782 में। इसके बाद 10-20 साल तक, 10 नहीं सॉरी 20 साल तक ये लोग आपस में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। फिर 1802 में किनके बीच में संघर्ष हो गया? यशवंत राव होलकर, दौलत राव सिंधिया और बाजीराव सेकंड। तो यशवंत राव होलकर ने दौलत राव और बाजीराव सेकंड को हरा दिया, और हराने के बाद में यशवंत, जब तो ये बाजीराव हारे तो इन्हें लगा हमारा पेशवा का पद गया, तो ये तुरंत अंग्रेजों के पास पहुंचे और बसीन की संधि की 1802 में। और उस संधि से आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 5 में शुरू होगा। और इस संधि के बाद ही ये लोग लड़ेंगे, तो भोंसले लड़ेंगे तो देवगांव की संधि करेंगे 1803 में। फिर सिंधिया लड़ेंगे, सिंधिया शाह से सुरजी अर्जन गांव की संधि करेंगे। और उसके बाद बचे कौन? होलकर। तो होलकर जो है वो लड़ेंगे और एट द एंड 1805 में राजपुर घाट या राजघाट की संधि होगी और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाएगा। फिर लंबे समय तक नहीं लड़ेंगे 1805 से 17 तक। लेकिन चूंकि इन लोगों से कौन पीड़ित थे? अंग्रेज पीड़ित थे। किनसे? पिंडारी से। तो अब इन्होंने कहा पिंडारियों का दमन करना है, इसके लिए इन्होंने ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया से संधि की। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया ने इन्हें सपोर्ट किया, सैनिक दिए, अपना क्षेत्र दिया, और इसके बाद में इन्होंने पिंडारियों का दमन कर दिया। और इसी घटनाक्रम के आगे थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। एक एक करके होलकर, भोंसले, बाजीराव सेकंड ये लड़ते हैं। बाजीराव सेकंड हारते हैं और हारने के बाद इन्होंने पूना की संधि की 1818 में, और इस पूना की संधि से ये अपना पेशवा का पद त्याग देंगे। और जो होलकर हैं, कौन? तो मल्हार राव होलकर सेकंड, इसमें कौन सी संधि करेंगे? ये मंदसौर की संधि। और मंदसौर की संधि के बाद इनका भी राज्य जो है वो अंग्रेजों के ही अधीन आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंधिया, होलकर और ये सब लोग 1818 1817 में इनके कंट्रोल में आ जाएंगे और अब केवल ब्रिटिशर्स रहेंगे। और दूसरी तरफ इनके जो उत्तराधिकारी या दत्तक पुत्र थे, कौन? नाना साहब। नाना साहब की जब पेंशन बंद होगी तो ये लोग 1857 की क्रांति करेंगे। तो क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे घटनाक्रम जो है वो चल रही हैं, कौन किसके साथ कनेक्ट है, क्या सारी चीजें हैं। तो यहाँ तक क्लियर? जल्दी बताइए पहले तो। कोई समस्या? अब आपको देखो ध्यान रखना है कि कौन किसका समकालीन है। जैसे औरंगजेब शिवाजी, औरंगजेब संभाजी, औरंगजेब राजाराम, बस। फिर ताराबाई शिवाजी सेकंड किसके सामने? बहादुर शाह फर्स्ट, क्योंकि 1707 में आ गए ना अब तो। 1700 से 1707 तक कौन थी?
ताराबाई। ठीक है, तो वो किसके समकालीन हो गई थी वैसे तो, औरंगजेब के। लेकिन इसके बाद जो साहू जी आएंगे वो किसके, ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट के समकालीन हो जाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट करना है कि कौन किसके साथ किन कारणों से लड़ रहा है, साथ दे रहा है, दुश्मनी दिखा रहा है। तो इनको आप याद रख लीजिए बस। आगे बढ़ें, पक्का समझ में आ रहा है मराठा की नहीं आ रहा है? अब देखो, आप अकेले मराठा नहीं पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं आप इसमें? आपने मुगलों को देखा, सिंधियाज को देखा, होलकर को देखा, अंग्रेजों को देखा, ठीक है, रघुनाथ राव को देखा। तो आप बहुत सारी चीजों को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जहां भी आपको, एक बार आप देखिए, अगर कहीं भी आपको लगता है कि समझने में कोई भी दिक्कत है तो पहले आप पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले एक ओवरव्यू कर ले, इतना जो हमने पढ़ा, फिर आगे बात करें। चलिए देखिए, आप, हमने आपको बताया 1627 में, चलो यहीं से बताते जाते हैं ना। 1627 में बेटा किनका जन्म होता है? सिवनेर के फोर्ट में या सिवनेरी फोर्ट में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। इनके पिता शाहजी भोंसले और इनकी माता जीजाबाई थी। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहले शिवाजी महाराज, तो 1627 से 1680 के बीच में इनका टेन्योर है। राजा के रूप में 1675 4 से लेके 80 ही है हालांकि, लेकिन शासन तो कर ही रहे हैं। हाँ, राज्याभिषेक की बात करोगे तो 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और चक्रवर्ती, ठीक है, छत्रपति, बेसिकली चक्रवर्ती नहीं, छत्रपति की शिवाजी जो थे छत्रपति महाराज, इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब ली? तो जब राजतिलक कराएंगे तभी इन्होंने उपाधि ली थी। इनके पिता शाहजी भोंसले, माता जीजाबाई थी। 1637 में पिता से पूना की जागीर इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब से कंटिन्यू स्ट्रगल या संघर्ष कर रहे थे। शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया, लेकिन शिवाजी ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अब हमने बताया था आपको ट्रीटी ऑफ पुरंदर, याद आ रहा है? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि जो है, शिवाजी के 23 किले 35 में से किसको, मुगलों को सौंपने पड़े थे। मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार बताए गए। 1674 में जाके इन्होंने अपने सारे किले जो हैं वो वापस ले लिए, छत्रपति की उपाधि धारण की, राज्य रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। अच्छा, कुछ अभिलेखों में 6 अप्रैल 1627 मानते हैं इनकी जन्मतिथि, लेकिन आधिकारिक संस्करण में क्या मानते हैं? 19 फरवरी 1630 को। तो अगर ऐसा पूछें कि आधिकारिक संस्करण में क्या मानते हैं, तो 1630, और शिवाजी जयंती इसी दिन मनाई जाती है 19 फरवरी को। तो थोड़ा दोनों बातें हैं, जो भी आए इतिहास के अनुसार ये चीज है 6 अप्रैल 1627। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई आधिकारिक रूप से आधिकारिक संस्करण में क्या, तो 19 फरवरी 1630 को मानते हैं, और इसी दिन शिवाजी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद आपको मैं बता ही चुका हूँ कि शिवाजी महाराज का जन्म शाहजी भोंसले के यहाँ हुआ था। पुणे और सूबे की जागीरें थी इनके पिता के पास। इनकी माता एक धर्मपरायण महिला थी जिन पर इनका काफ़ी प्रभाव था। अहमदनगर और दक्कन सल्तनत की भी सेवा की थी इनके पिताजी ने। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। शिवाजी की शादी किससे हुई? तो साई बाई से शादी हुई थी 1640 में।
1645 में इन्होंने अपना सैन्य उत्साह दिखाया और बीजापुर के अधीन तोरण किले पर क्या किया, 1645 में तोरण के किले को इन्होंने जीत लिया था। इन्होंने कोंढाना भी जीता, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे, दोनों को जीत लिया, तो बीजापुर भी जीता और कोंढाना भी जीता। इसके बाद शाह ने शिवाजी को रोकने के लिए क्या किया, ये जो शाह थे आदिल शाह, तो आदिल शाह ने इनके पिताजी को बंदी बना लिया। फिर शिवाजी ने अपने पिता को रिहा कराने के लिए ये जो किले जीते थे इन्होंने वापस कर दिए। शाहजी की मृत्यु के बाद 1664-65 एक दुर्घटना में हुई थी। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि इनके बाद शिवाजी ने अपनी छापामारी, यानी वही कौन सी पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की, अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। आदिल शाह के अनुभवी सेनापति अफजल खां को हराया, ठीक है, और बेशा यहाँ पर क्या है, अफजल खां बहुत खतरनाक माना जाता था, तो इनको भी इन्होंने हराया। 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी की सेना ने बीजापुर सल्तनत की सेना को हरा दिया। इस जीत में उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार घोड़े प्राप्त हुए, मराठा सेना जो है वो शक्तिशाली हो गई थी। इसी साल कोल्हापुर के आदिल शाही शिविर पर एक और लड़ाई लड़ी गई जहां शिवाजी की भारी सेना ने दुश्मन सेना को हरा दिया और फाइनली महान सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। अब चूंकि दक्षिण से इसको बड़ा लगाव था, किसको, औरंगजेब को, ये चिंतित हो गया कि यार इन्हें तो निपटा दिया इनको। फिर औरंगजेब ने अहमदनगर के निकट जुन्नार में मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया। नासिरी खान के नेतृत्व में औरंगजेब की सेना 1657 में अहमदनगर में शिवाजी को हरा दिया था, लेकिन मुगल राजकुमार जल्द ही अपने पिता की बीमारी के बाद मुगल सिंहासन पर कब्जे के लिए अपने भाइयों के साथ लड़ाई में व्यस्त हो गए, तो फिर शिवाजी को मौका मिल गया। तो शिवाजी ने शाइस्ता खां जो औरंगजेब के मामा थे और बीजापुर सेना को, एक बड़ी सेना को हराया। इसके बाद 1664 में इन्होंने किसको लूटा, सूरत को लूटा। तो सूरत बंदरगाह था, तो यहाँ पर शिवाजी को खूब सारा पैसा मिला था, करोड़ों की संपत्ति मिली। 1665 में यहाँ से चीजें बदलना शुरू होंगी थोड़ी देर के लिए शिवाजी के साथ। अब औरंगजेब इनसे परेशान हो चुका है, तो किन को भेजेगा, शबाई राजा जयसिंह को। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हो जाती, क्योंकि शिवाजी को इस तरीके से उन्होंने ट्रैप कर लिया था कि अब शिवाजी महाराज चाहते हुए भी इनसे युद्ध करते तो हारते। तो होता है ना कि जब आप हारने वाले हो तो बेहतर है कि आप संधि कर लो, तो इन्होंने पुरंदर की संधि की। फिर हस्ताक्षर किए, मुगलों के साथ युद्ध में उन्हें धन और जन दोनों का नुकसान होगा। इस संधि के कारण किले मुगलों को दे दिए। यह सहमति हुई कि शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलेंगे, मैं आपको सुना चुका हूँ। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेनापति के रूप में भेजने के लिए सहमत हो गए। 1666 में आगरा में शिवाजी मुगल सम्राट से मिलने गए तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया और वो दरबार से बाहर चले गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। आगरा से बाहर भेष बदलकर शिवाजी और उनके पुत्र को कारावास से चतुराई पूर्वक भाग जाना आज भी प्रसिद्ध है। तो आगरा में कहाँ, जयपुर भवन में, ठीक है। इसके बाद 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति रही। इसके बाद क्या होता है कि मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उन्हें वापस ले ली गई। जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों पर हमला कर कई इलाके छीन लिए। 1670 में उन्होंने मुगलों के समर्थन के लिए बॉम्बे में अंग्रेजी सेना को भी परेशान किया। अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से शिवाजी ने दक्कन, पश्चिम भारत की भूमि का बड़ा हिस्सा शामिल कर लिया और 6 जून 1674 को रायगढ़ में उन्होंने मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। उन्होंने छत्रपति, सककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, हैंदव या सैंधव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की और शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग कितना था, 4.1%, समझ रहे हैं ना, मतलब पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट का, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का, सॉरी। तो लेकिन समय के साथ यह बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख शक्ति बन गए थे। फिर शिवाजी बीमार पड़ गए और 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में अस्वस्थता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कोंकण तट तक एक मजबूत सेना और नौसेना की स्थापित की। उनके एडमिरल कान्होजी आंग्रे को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है, भारतीय नौसेना का जनक किन्हें कहा जाता है,
ठीक है, तो इंडियन नेवी के फाउंडर कौन है? इनके एडमिरल कौन? कान्होजी आंग्रे हैं। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर माना जाता है। शिवाजी को आज भारत और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में जाना जाता है। और आप जानते हैं शिवाजी जयंती मनाते हैं हम। हिंदवी स्वराज जो बात की गई थी वो सब, स्वराज की बात जो की जाती है वो सब शिवाजी से ही संबंधित मानी जाती है। अब इनके बाद कौन आ जाएंगे, जल्दी बताओ। तो इनके बाद आएंगे इनके बेटे संभाजी। कहाँ चले गए, ये आ गए। तो संभाजी आएंगे 1680 से 89 तक। शिवाजी के छोटे पुत्र जो बड़े भाई राजा राम, अब ये बड़े छोटे का किस्सा नहीं करना, आप तो बस सीधा बताना, क्योंकि कई जगह ये बड़े हैं और कई जगह छोटे, ऐसा इतिहास में लिखा है। तो आपको क्या करना है, शिवाजी के बाद कौन बने? संभाजी शासक बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है कि राजपूत मराठा गठबंधन से बचने के लिए दक्कन सल्तनत के साथ लंबे संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए पिता की विस्तारवादी नीतियों को फिर से शुरू किया। 1682 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने स्वयं अपने पूरे शाही दरबार प्रशासन और लगभग 1,80,000 सैनिकों की सेना के साथ दक्षिण भारत के, समझ में आ रहा है, नेतृत्व किया, जो बीजापुर गोलकुंडा की सल्तनतों को जीतने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और फिर दर्दनाक तरीके से टुकड़े टुकड़े करके, आप लोगों ने ये पता ही होगा कि इनको कितनी बुरी तरीके से मारा गया था। ठीक है, इन्हीं के सहयोगी कौन थे संभाजी के? कवि कलश। इसके बाद राजाराम आते हैं। तो राजाराम जो थे इनके दूसरे बेटे थे, इन्होंने सत्ता स्थापित की, फिर इन्होंने विस्तार करने की कोशिश की, मुगल क्षेत्रों पे हमला किया। 1689 में जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने रायगढ़ पर हमला कर दिया। संभाजी के बेटे साहू सहित उनके परिवार के सभी सदस्यों को बंदी बना लिया गया। अब समझ में आ रहा है, संभाजी के बेटे को बंदी बना लिया गया। उनकी मृत्यु 1700 में हो गई, किनकी? राजाराम की, सतारा में हुई, जो जिंजी के पतन के बाद राजधानी बन गई थी। अब इनके बाद इनकी बेटे और पत्नी यानी शिवाजी सेकंड और ताराबाई शासक बनेंगी। ताराबाई राजाराम की विधवा पत्नी थी ये, उन्होंने शिवाजी द्वितीय को सिंहासन पर बिठाया जो राजाराम के पुत्र थे, संरक्षी बनी वो। उन्होंने संकट के दौरान मराठा राज्य को नागरिक और सैन्य मामलों में समान रूप से स्थिरता प्रदान की। ताराबाई को मुगलों ने बालाजी विश्वनाथ नामक चित्पावन ब्राह्मण की मदद से खत्म कर दिया था। अब चित्पावन ब्राह्मण कौन आ गए? बालाजी विश्वनाथ। तो यहां से कौन, साहू जी को कौन छोड़ेगा? बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह ने साहू को रिहा किया। उनके और ताराबाई के बीच गृह युद्ध की नींव पड़ी। साहू ने खेड़ की लड़ाई में 12 अक्टूबर 1707 को ताराबाई को हराया और सतारा पर कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल में पेशवा शिप का उदय हुआ, क्योंकि इनकी मदद किसने की? बालाजी विश्वनाथ ने। और मराठा साम्राज्य संघ के सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में बदल गया। इनके शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य दो भागों में बट गया, क्योंकि ताराबाई की डेथ तो हुई नहीं है, तो ताराबाई एक तरफ बनेंगी, तो ताराबाई के अधीन कोल्हापुर और साहू के अधीन सतारा। तो साहू सतारा और ताराबाई किसमें? कोल्हापुर क्षेत्र को देख रही थी। 1731 में दोनों झगड़ों को अंततः बारना की संधि के माध्यम से सुलझाया गया था। किनके बीच? इनके और साहू जी के मध्य। अब यहां से हम बालाजी विश्वनाथ देखेंगे। तो पेशवा कौन बनते हैं? 1713 से 20 के बीच में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। ठीक है, साहू के अधीन। फिर 20 से 40 में कौन बने? बाजीराव फर्स्ट बने। 40 से 61 के बीच में कौन बने? बालाजी बाजीराव। इनके बाद कौन पेशवा बने थे? ठीक, ठीक है, तो इसके बाद आपके बालाजी ये हो गए। तो माधवराव 61 से 72, नारायण राव 72 से 73, माधव नारायण राव 73 से 1795। अब देखना, थोड़ा कनेक्ट करना, आप आपकी याददाश्त परीक्षण करें। यहाँ क्या हो रहा है? किनके बीच? बाजीराव फर्स्ट और हैदराबाद के निजाम के बीच। कौन जीतेगा? बाजीराव। देखो, बाजीराव के में जीतने की तो बात ही नहीं करनी है, कौन जीतना है? बाजीराव। ठीक है ना? तो कौन सी संधि? दुरई सराय की संधि।
ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या देखते हैं, 1732 में इन्होंने 3 क्षेत्रों मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया, 3 नहीं सॉरी 5 क्षेत्रों में मालवा को, और उनमें महत्वपूर्ण कौन, एक होलकर। तो होलकर की किसने की स्थापना, मल्हार राव होलकर इंदौर, और एक सिंधिया, तो राणोजी सिंधिया ने। राजधानी इनकी प्रारंभिक उज्जैन, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखिए, अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, माधव राव बने, फिर नारायण राव बने, अब माधव नारायण राव बना दिए गए। जब ये माधव नारायण राव पेशवा बन गए, देखो क्या था, ये भतीजे थे, ये भतीजे थे, फिर ये उनका भी बेटा था। तो रघुनाथ राव बड़े गुस्से में, बोले यार मतलब बालाजी बाजीराव के जो भाई थे बेसिकली, तो अब बोले हमें क्यों नहीं बना रहे हो राजा, हमें क्यों पेशवा नहीं बना रहे हो। तो इसी चलते इनके टेन्योर में क्या होता है, तो जो रघुनाथ राव थे, रघुनाथ राव को ही क्या कहा जाता है, राघोबा। तो इन्होंने क्या कर लिया था 1775 में, बोलो, सूरत की संधि। और सूरत की संधि से क्या शुरू हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें, और उसके बाद फिर बाजीराव सेकंड बन जाएंगे। बाजीराव सेकंड 1795 से 1818 तक रहेंगे। इनके दौरान 1803 से 5 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। और फाइनली 1818 में ये क्या करेंगे, बाजीराव सेकंड अपना पेशवा पद त्याग देंगे, बोले बस अब नहीं चाहिए हमें पेशवा की गद्दी, ले जाओ अंग्रेजों मरो, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ तक हो जाएगी और इनका किस्सा खत्म। और इसके बाद सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज रहेंगे, इनको आपको ध्यान रखना है। तो बालाजी विश्वनाथ मैंने आपको बता ही दिया कि बालाजी विश्वनाथ कब बने थे, फिर बाजीराव फर्स्ट, ये सब आपको ध्यान रखना है। बालाजी फर्स्ट के बाद बालाजी बाजीराव बन जाएंगे, और बालाजी बाजीराव के समय हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। और उसके बाद में आपके कौन आ जाएंगे, बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड जो है वो रघुनाथ राव के बेटे थे। कब से कब तक, 1795 से लेके 1818 तक इनका टेन्योर रहेगा, और 1818 में जाके, और ये मैंने आपको जो बताया था एक बार ऐसी नज़र डाल लो, 1775 से 82 के बीच में सूरत की संधि हुई थी, जिससे युद्ध शुरू हुआ। सालवाई की संधि 82 में हुई, जिससे खत्म हो गया। बेसिन की संधि से दूसरा युद्ध शुरू हुआ, राजपुर घाट या राजघाट की संधि से समाप्त हो गया। ग्वालियर की संधि तीसरे युद्ध में शुरुआत में हुई थी, और मंदसौर की संधि से फाइनली ये सारे युद्ध जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब पहले आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध, सूरत की संधि, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग पूछ लीजिए। पहले तो इतने में कुछ भी पूछना है। अब इतना थोड़ा और पढ़ लोगे, थके तो नहीं हो तो मैं थोड़ा सा और बता दूं, बोलो हाँ ना। अच्छा सोच रहे होंगे ना भी कहेंगे तो मानेंगे कि नहीं, मन में ये भी तो चल रहा है कुछ लोगों के। कितने लोगों को चला था सच्ची बताना। दो तीन चीजें हैं छोटी छोटी सी, मैं बता दूं। एक है शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था, ये आती है एग्जाम में, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। देखिए अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे, और अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी महाराज के दरबार से संबंधित थे। कौन, अष्ट प्रधान, ठीक है। अष्टप्रधान मतलब इनके प्रशासन में 8 प्रमुख लोग। किसके प्रशासन में, शिवाजी महाराज या मराठा प्रशासन में। तो अगर हम देखें, एक थे पंत प्रधान या पेशवा। तो पेशवा लाइक प्राइम मिनिस्टर, पेशवा क्या होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, यानी सामान्य प्रशासन कौन देखेंगे, यही देखेंगे। फिर एक होते थे अमात्य या मजूमदार। तो अमात्य या मजूमदार जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जो भी अकाउंट्स वगैरह होते थे वो सब यही देखते थे। फिर एक थे शुरनबीस या सचिव। तो सचिव जो थे वो शाही आदेश, समझ रहे हैं ना, रॉयल करस्पॉन्डेंस, जो राजा ने ये आदेश दिया है उसको लिखने वाले और ये सब। इसके अलावा बाकिया नवीस थे, तो ये आंतरिक मंत्री या इंटरनल मिनिस्टर होते थे। खुफिया और जासूसी विभाग का प्रबंधन करना इनका काम होता था, किसका, बकिया नवीस का। फिर सरे नौबत, अरे जिसके सर पे नौबत हो वो सेनापति, भाई युद्ध में जो लड़े। तो सरे नौबत कमांडर इन चीफ, सेनाओं का प्रमुख होता था। सुमंत या दबीर, ये आ चुका है एग्जाम में। तो ये फॉरेन मिनिस्टर होते थे, अच्छे से ध्यान रखना। तो पूछा गया है कि विदेश मंत्री कौन थे, तो सुमंत, सुमंत को ही दबीर कहा जाता था, ठीक है। फिर न्यायाधीश तो आप जानते हैं, दीवानी और
फौजदारी यानी सिविल और क्रिमिनल केसेस में जो सुनवाई करे वो न्यायाधीश, और पंडित राव, पंडित जी हैं, पुजारी होंगे। तो हाईएस्ट प्रीस्ट जो होते थे, धार्मिक मामलों को जो देखते थे, वो कौन होते थे? पंडित राव। आपसे पूछें कि युद्ध में कौन भाग नहीं लेते होंगे? पंडित राव। पूजा करेंगे, मंदिर में कौन रहेगा? तो पंडित जी नहीं जाते थे, बाकी सब युद्ध में भाग लेते थे साथ। ठीक है, तो पेशवा या पंत प्रधान, अमात्य या मजूमदार, सचिव या सुरनवीस, बाकिया नवीस, सरे नौबत यानी सेनापति, सुमंत या दवीर फॉरेन मिनिस्टर, इसके बाद न्यायाधीश, और उसके बाद आपके पंडित राव। तो ये आपके अष्ट प्रधान थे। सीधा पूछा जाता है एक्सप्लेन अष्ट प्रधान सिस्टम ऑफ शिवाजी, या मराठा साम्राज्य की अष्ट प्रधान व्यवस्था, या मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था, कुछ भी पूछा जाए आंसर आपको अष्ट प्रधान ही करना है। इसके अलावा दो इनके राजस्व सिस्टम में टैक्स हुआ करते थे, एक चौथ, एक सरदेश मुखी। ठीक है, चौथ को अगर आप देखो तो कितना है? 1/4। तो मराठों को भू राजस्व का 1/4 हिस्सा जो होता था वो चौथ कहलाता था। और क्या होता था? उन पे हमला ना करने और सुरक्षित रखने। अब देखो समझना, पूरे दक्कन क्षेत्र में मराठों का साम्राज्य था, तो उस क्षेत्र के मुखिया होने के नाते शिवाजी कहते थे कि हम आपके सरदेश मुख हैं, मतलब इस पूरे क्षेत्र के मुखिया हैं, इसलिए आप हमें टैक्स दीजिए, आप हमारी प्रजा हैं। तो वो होता था सरदेश मुखी, जो कि होता था 1/10, मतलब जो भी उत्पादन होता था उस राज्य में किसानों के द्वारा, उसका 1/10 क्या लिया जाता था? सरदेश मुखी, कि हम आपके इस पूरे क्षेत्र के मुखिया हैं। अब शिवाजी महाराज के क्षेत्र के आसपास, मतलब देखो आप अच्छे से समझना, डेक्कन रीजन के बाद अब ये बोल रहे हैं हम तुमसे कि हम हैदराबाद पे आक्रमण नहीं करेंगे। अच्छा, मजेदार है कि बगल में ही है ये जो रीजन है, ये इनका रीजन है। कौन सा वाला? महाराष्ट्र वाला। और ये सब ये, अब यहाँ ये है हैदराबाद के निजाम साहब, बोले एक काम करो, हमें चौथ भेज दो, नहीं तो हम लूट लेंगे। तो हमला ना करने और सुरक्षा करने के एवज में ये क्या वसूलते थे? चौथ, और जो होता था 1/4। तो उस राज्य में जो भी इनकम हो रही है, जो राजस्व मिल रहा है, उसका 1/4 किसके एवज में ले रहे हैं? ये हमला ना करने और सुरक्षा करने के एवज में। तो ध्यान रखना, 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू मराठास फॉर नॉट अटैकिंग देम एंड कीपिंग सेफ। हम हमला नहीं करेंगे और आप सुरक्षित रहोगे, इसके बदले में हमें आप क्या दे दो? चौथ दे दो। ठीक है, समझ में आ रही है? और सरदेश मुखी समझ में आया कि 1/10 होता था वंशानुगत अधिकार, मतलब जिस राज्य पर, जिस क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य होता था, उसमें ये क्या वसूलते थे? सरदेश मुखी वसूलते थे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है आपका बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, मराठा साम्राज्य के उदय के कारण। ठीक है, तो अब आप वैसे ही बताओ, जितना पढ़े हो उसके हिसाब से आप सोचो कि मराठों की जो स्थितियां थी, पहले तो भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी थी कि आसानी से कोई यहाँ लड़ नहीं सकता इनसे, ऊंचा नीचा पहाड़ी ऐसा क्षेत्र था। फिर गोरिल्ला युद्ध पद्धति, गोरिल्ला टैक्टिक में शिवाजी महाराज एकदम फेमस, और उसके बाद बाजीराव फर्स्ट और ज्यादा फेमस। अच्छा, और रात को ही लूट लेंगे, सुबह का इंतजार हम नहीं करते। कई युद्ध तो इन्होंने रात को हमला करके निपटाया और किस्सा खत्म किया। समझ में आ रही है? फिर आर्थिक समानता, सबको समान होने चाहिए अधिकार। भक्ति सुधारक समर्थ गुरु रामदास, इनके उपदेश लोगों में एकदम जोश खरोश। आज भी आप देखोगे ना तो जय महाराष्ट्र ही होती है, इंग्लिश लिखी हो ना लिखी हो, लेकिन मराठी लिखी होगी। तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने राज्य को, अपने आप को महत्व देना आपने कहाँ से सीखा है? शिवाजी महाराज से और इन भक्ति सुधारकों से। भाषा और साहित्य का प्रभाव आप देखिए, आपस में जब भी कोई मराठी बात करेंगे तो वो मराठी में ही करेंगे। ठीक है ना? मराठों द्वारा अर्जित अनुभव और प्रशिक्षण, दक्कन की राजनीतिक स्थिति, तो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी, दक्षिण में अस्थिर राजनीतिक स्थिति, क्योंकि अगर ये आगरा जाता तब तक ये यहाँ हिला देते नींव को, और ये यहाँ आता तो ये कहीं और चले जाते। तो ऐसी स्थितियों में अस्थिरता थी। फिर शिवाजी का करिश्माई व्यक्तित्व, मतलब आप ऐसे समझो कि छत्रसाल जब शिवाजी से मिले तो उनसे प्रभावित होकर इनका डर खत्म हो गया, जबकि
औरंगजेब के डर के मारे इनके पिता चंपत राय ने आत्महत्या कर ली थी। अब ऐसे बेटे पर क्या प्रभाव रहा होगा, औरंगजेब कितना खतरनाक है। लेकिन जैसे ही शिवाजी से मिलते हैं तो इनके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। कौन? महाराजा छत्रसाल। तो करिश्माई व्यक्तित्व था, शिवाजी का उदय हुआ। मुगलों का मराठों से संबंध, शाइस्ता खां द्वारा पूना पर आक्रमण किया तो इनने बदले में इनको हरा दिया। पुरंदर की संधि और मुगल मराठों के बीच शत्रुता, ये इनके किसके कारण थे बेटा? मराठों के उदय के लिए जो जिम्मेदार कारण थे। भौगोलिक स्थितियां, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, इकोनॉमिक इक्वालिटी, भक्ति सुधारक, भाषा, साहित्य, मराठों द्वारा अर्जित अनुभव, दक्कन की राजनीतिक स्थिति, दक्षिण की अस्थिर स्थिति, शिवाजी का व्यक्तित्व, उदय, मराठों से संबंध, इनसे झगड़ा, शाइस्ता खां का पूना पर आक्रमण, ठीक है, पुरंदर की संधि। तो इन सब कारणों ने मराठा साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि इनका डाउनफॉल कैसे आया, पतन के कारण क्या होंगे, मराठा क्यों धीरे धीरे डाउनफॉल में चले गए या डिक्लाइन कैसे हुआ, तो इसको समझिए। अंग्रेजों ने भारत का साम्राज्य मुगलों से नहीं, किससे छीना था? वास्तव में मराठों से छीना था, क्योंकि मुगल तो वैसे ही कमजोर हो चुके थे। आप ऐसे समझो, बाजीराव फर्स्ट दिल्ली पे आक्रमण कर दिए थे और बोले 2/4, और उनसे भी चौथ वसूल के आ गए। मतलब समझ रहे हो, मुगल बादशाह से अगर आप चौथ वसूल के आ रहे हो तो सर्वसत्ता कौन है? मराठे ही हैं। इसके बदले में फिर इन्हें लगा कि यार ये तो किरकिरी हो गई। तब इन्होंने हैदराबाद के निजाम को बोला था कि भैया ये तो लूट ले गया हमें, इनके पास बहुत पैसा है, ये लेके जा रहे हैं। तो इस चक्कर में इनने भोपाल का युद्ध किया था निजाम साहब ने। इन्हें लगा कि हम इनसे पैसा ले लेंगे, और उल्टा हुआ क्या कि इन्हें भी हराया, और फिर बोले तुम भी चौथ दो। अब दुरई सराय की संधि के बाद समझ में आ रही ना। अब मराठों में एकता का अभाव शुरू से अंत तक अंग्रेजों के सामने उनकी कमजोरी बनी रही। तो इनमें क्या हुआ आपस में, अब जैसे अभी आपने क्या देखा कि यशवंतराव होलकर ने सिंधिया और बाजीराव सेकंड को ही हरा दिया, और एक्चुअली दौलतराव सिंधिया और बाजीराव सेकंड ने होलकर साहब की बेइज्जती कर दी थी। तो आपस में फूट पड़ गई। तो अंग्रेजों को समझ में आ गई कि इन्हें अगर आपस में बांट देंगे तो हम जीत जाएंगे। मराठों ने कभी भी संगठित, सुव्यवस्थित और सुशासित साम्राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। जब भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष में आए, भारतीयों की वफादारी पाने में असफल रहे, क्योंकि भारतीय लोग भी इनको साथ नहीं दे रहे थे। मराठों के पास एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की कोई दूरदर्शिता नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ दुर्जय हो सके। मतलब क्या, इनके पास अब कोई एक्चुअल में ऐसा लीडर नहीं था जो एक पूरा राज्य बना के रख सके। सिंधिया अलग थे, होलकर अलग थे, पेशवा अलग थे, भोंसले अलग थे, समझ रहे हैं, अलग अलग, पवार अलग थे। तो ये अलग 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 क्षेत्रों में विस्तारित हो गए, अपना अतीत का चरित्र खो चुके थे। मतलब किसी एक झंडे के नीचे या एक व्यक्ति के नीचे सारे मराठा नहीं थे। 18वीं सदी तक मराठों ने अपने सभी सक्षम नेताओं को खो दिया। भाई अब इनके पास कोई शक्तिशाली नेता था क्या? संभाजी थे नहीं, राजाराम थे नहीं, साहू जी उतने शक्तिशाली नहीं रहे क्योंकि पेशवा शक्तिशाली हो गए। अच्छा, पेशवाओं में भी क्या हुआ कि रघुनाथ राव ने 2 भतीजों को तो खुद ही मरवा दिया जो शक्तिशाली थे। तो इन सब में आपस में फिर मराठाओं ने अपनी सामाजिक एकता खो दी, कभी भी आर्थिक स्थिरता हासिल नहीं की। एसएन सेन ने यह विचार दिया कि मराठा सेना अब राष्ट्रीय सेना नहीं रही, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों ने यह विचार दिया कि मराठा की सैन्य कमजोरी के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का त्याग भी था। अब इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ना भी त्याग दिया था, जबकि ये ज्यादातर शिवाजी महाराज या कहें बाजीराव फर्स्ट किससे जीतते थे? गुरिल्ला युद्ध पद्धति से जीतते थे। अधिकांश विद्वानों का कहना है कि युद्ध के यूरोपीय तरीकों को बेहतर बनाने में विफलता, आवश्यक संख्या में बंदूक और शस्त्रागारों की कमी, प्रशिक्षण और कमान के लिए मराठों की फ्रांसीसी पर निर्भरता प्रारंभिक कमजोरियां साबित हुई। और अंग्रेजों की डिप्लोमेसी या कूटनीति अच्छी थी, जासूसी प्रणाली थी, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के आदर्श भी मराठों की हार के लिए जिम्मेदार थे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक तो डिवाइड कर दिया, नेतृत्व तो नहीं था, कुशल स्किल्ड लीडर नहीं थे, कोई दूरदर्शिता नहीं थी शिवाजी महाराज और इनके बाद में। तो इन सब कारणों से मराठों का पतन हो गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बनता है मराठों के पतन के कारण, और बढ़िया बात, जो उदय के कारण थे उन्हें हटाते जाना, पतन के कारण बन जाएगी। जैसे शिवाजी का करिश्माई व्यक्तित्व, अब इनके पास कोई कुशल नेतृत्व करता नहीं था। समझ में आ रही ना बात? तो उन चीज़ों को भी हम इसमें कर सकते हैं। बाकी ये आपका सीधा सीधा आंसर है जो अगर पूछा जाए तो आप आराम से इसे लिख ले जाइएगा। ठीक, ये मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ पूरा पीडीएफ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और कहीं भी डाउट लगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को ही इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर मुझे जैसे कि एक आपका इसमें सैन्य प्रशासन और बचा है तो उसको मैं और करा दूंगा, अब आप झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक इतना तो समझ में आया है ना? ऐसे तो नहीं लगा बहुत ज़्यादा हो गया हो? बंद कर देना वीडियो। लाइव में किसी को कुछ पूछना है बेटा? योगी बंद कर दिया?